कैसे हो दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके लिए पार्ट 4 केमिस्ट्री का हमारी सिलेक्शन सीरीज में। तो सिलेक्शन सीरीज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं ये सीरीज लाया हूँ सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए। इस सीरीज में यार मैं वो सारे टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा जो आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ होंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज में जो टॉपिक गिवन है उनसे थॉरली रिवीजन और यहाँ से पढ़ के जाइए और अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। सिर्फ सीडीएस ही नहीं, और भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स आप स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस की इम्पोर्टेंस यार मैंने आपको वैसे ही बताई हुई है, तभी हमने साइंस से स्टार्ट करा है और पार्ट 4 है आज केमिस्ट्री का। तो लो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग में हम मैटर पढ़ रहे हैं, फिर मेटल नॉन मेटल्स एसिड बेसिस ये सब पढ़े। तो एलिमेंट्स के बारे में आज थोड़ा हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद दैट, आपको वो एलिमेंट्स यार याद ही होने चाहिए 1 से 20 तक, जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है। 100% आपको याद होने चाहिए। उनका सिंबल आपको पता होना चाहिए, सिंबल क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैलेंसी क्या है। ये सब हम स्टडी कर चुके हैं, वैलेंसी क्या होती है, सिंबल एंड ऑल, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको सीधा सीधा स्ट्रेट अवे याद कर लेना है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मोस्टली केसेस में हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन एक ही है, सॉरी। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, हाइड्रोजन में नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते हैं। तो इतना कुछ नहीं याद करना, बस आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। वही प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई। और वैलेंसी याद करनी है भाई सबकी। और वैलेंसी याद नहीं करनी, नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आपको सब कुछ पता है, इसका मतलब वैलेंसी भी आप खुद से माइंड में करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले ये भी हमारी एक चीज़ थी, कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह आयोनिक की पढ़ी थी। और कोवलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमने देखा था, स्ट्रक्चर हमने देखा था कि नाइट्रोजन N2 का, O2 का। तो एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है सल्फर का, S8। उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, सल्फर एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ कोवलेंटली ज्वाइंड है, मतलब शेयरिंग कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऐसा दिखता है, सर्कुलर होता है। और देखो सल्फर 8 का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से मिलके बना है। अब देखो सल्फर जो है उसको कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। तो वैलेंसी उसकी कितनी होती है, 6 वैलेंसी होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो बस यही करना होता है, और शेयरिंग से इन्होंने बना रखा है। तो रिंग स्ट्रक्चर में एसिड मॉलिक्यूल बना हुआ है, और सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। यही शेयरिंग होती है ना, हमने पिछली क्लासेस में एग्जांपल से पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखें कि एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो S8 में फॉर्म में होता है। सल्फर का मॉलिक्यूल 8 एटम्स के साथ मिलके बना होता है, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग में बना होता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड पे छोड़ा था और कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन कैसे स्पेशल है, कार्बन कैसे लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्हीं लंबी चेन्स को और कैसे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, वो हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमने देखा था कि कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं, और क्या बन सकता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन की भी लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं। कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है और हाइड्रोजन से भी लॉन्ग चेन बन सकती है। ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की जो लॉन्ग चेन्स बनती है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जो कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स बनती है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब यही हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह से डिवाइड हम कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब यार सैचुरेटेड सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, और अनसैचुरेटेड वो जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड में कनेक्टेड है।
ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के। अब इसी कार्बन में मैं हाइड्रोजन और जोड़ दूं, C2H5 में बना दूं, अगर कंपाउंड होता है मान लो ऐसे C2H5OH बना दिया मान लो एल्कोहल, तो इसके अंदर ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, तो यही होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, और हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड हो गया तो उसे हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। अब सैचुरेटेड, तो एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फर्दर डिवाइडेड है। क्या है देखते हैं भाई, वो है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में। सैचुरेटेड होते हैं एल्कीन्स, और अनसैचुरेटेड फर्दर दो में डिवाइडेड है, एल्केन्स और एल्काइंस में। क्या है, दोबारा बेसिक पे जाते रह करो, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। कार्बन लंबी चेन बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं, और जब वो सिंगल कार्बन कार्बन उसी चेन में सिंगल बॉन्ड में होता है वो सैचुरेटेड कहलाता है, उसी चेन में कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड में होता है वो अनसैचुरेटेड। और यही चेन मिलके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। वही कंपाउंड्स हमने फर्दर डिवाइड करे हुए हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमने डिवाइड को बोलते हैं हम एल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एल्केन्स और एल्काइल्स। तो अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। एल्केन्स वो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कुछ इस फॉर्मूले के अंदर रहते हैं, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला है CnH2n, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स बताता है n, मतलब आपका कार्बन अगर 1 है तो ये हो जाएगा C1, 2 की जगह 1 और 4, मतलब CH4। 1 को आप 9 लिखें तो सही रहेगा, तो CH4। तो यही आपका पहला हाइड्रोकार्बन बन गया एल्कीन्स का। ऐसे यहां पे n रखोगे तो पहला हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स का ये बन जाएगा, यहां पे 1 रखोगे तो ये पहला ये बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा रखना है तो C2 रखो, ये गलत है क्या टेबल, C2 है भैया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यहां पे भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये आपस में ना कनेक्टेड, अब इनके नेम भी होते हैं, नेमिंग भी आपको करनी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो एक बार आप आराम से समझो, दोबारा इस वीडियो को देखो, दोबारा समझो, और फिर धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, अभी हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाते हैं, कार्बन्स के नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, और एक फॉर्मूला हमने इसका देख रखा है, एल्केन्स का अलग, एल्कीन्स का और एल्काइल्स का। अब नाम कैसे होता है, देखो नाम होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसके आगे पेंट, सेप्ट, पेंट हेक्स 6, सेप्ट 7, ऑक्ट 8, नैनो और डेका, डेक। ये सारे हमने कहीं ना कहीं वर्ड्स कनेक्ट हैं 5, 6, 7, 8, 9 से। ये हमारे रोमन्स और वो वाले वर्ड्स हैं, रोमन्स हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, है ना। तो ये इनके नेमिंग है कि अगर C1 होगा तो मिथ, C2 होगा इथ, C3 प्रॉप, C4 होगा तो मतलब कार्बन 4 होगा तो ब्यूट, कार्बन 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये। और इनके जो प्रीफिक्स तो ये हो गए, प्रीफिक्स ये हुए, सफिक्स जो आगे लगते हैं वो थोड़े चेंज होते रहते हैं। एल्केन्स ANE, तो मेथ के आगे मेथेन, एथ के आगे एथेन, प्रोप के आगे प्रोपेन, ब्यूट के आगे ब्यूटेन। ऐसे ही एल्कीन्स के अंदर पहला वाला तो सेम रहेगा, जैसे कि इसके अंदर मिथेन होगा यहाँ पे, या मिथीन होगा यहाँ पे, C2 है ना ये, तो C1 इसका होगा, C1 इसका क्या होगा यार, ये टेबल ही गलत बना रखी है। C1 होगा इसका CH2। ठीक है, इसको बोलेंगे मेथ, तो सही रहेगा मेथीन। और यहाँ पे एल्काइल भी देखो, तो मेथ तो सेम ही रहेगा, मेथ आइल, क्योंकि इसका प्रीफिक्स तो सेम रहेगा और सफिक्स आइल है, तो मेथ
आइल। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। प्रीफिक्स आपको सबके सेम है और सफिक्स जो है वो जो नाम इनके ग्रुप के हैं वही सफिक्स है। जैसे एन का, इन का और आइल का। इसे इसलिए मेथ एन, एथ एन, प्रॉप एन, ब्यूट एन। वैसे तो यार ये 10th क्लास का वो है, आप सब ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बट मेरा काम एज अ टीचर पढ़ाना है और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको बच्चों की तरह ही पढ़ाऊँ जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। एल्कीन्स है ना, ईन्स एंड में है तो प्रीफिक्स तो सेम रहेगा। यहाँ पे सब मिथ, यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, पहला वाला इसका गायब है, मिथीन, ठीक है। तो पहला वाला तो सेम रहेगा मिथ, और एंड वाला जो उसके ग्रुप का नाम है सफिक्स इन, तो मिथ इन, सेम हर जगह वही। यहाँ पे इसने गलत कर रखा है यार, प्रोपीन नहीं होगा, इथीन होगा, इन है ना। इथ क्योंकि सेम रहना, जैसे क्या इथ सेम है और आइल एंड में लग गया आइल ना। यहाँ पे प्रॉप सेम है और इन ग्रुप का लग गया। ब्यूट सेम है, ब्यूट सबका सेम है, और यहाँ पे एन, इन, आइल का फर्क है बस, मतलब सेम। आप बस एल्केन्स, एल्काइल्स ध्यान रख लो, और ये तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट ये याद रख लो, और फॉर्मूला आपको सबका पता ही है। ठीक, अब यार ये चीजें थोड़ी सी याद करने वाली होती हैं, आई एग्री, बट हाँ समझ के याद करोगे तो आसानी से होगा। तो ये आपके कुछ हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुपिंग्स है जिसको हमने फर्दर डिवाइड करा है। सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा बैक पे जाके ध्यान रखना कि ब्रॉड कंसेप्ट क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी चेन्स होती है, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। उनमें से कुछ की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम ही तो है, ये सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है सारे, है ना। तो उनकी कैरेक्टर ग्रुपिंग कर ली, एल्केन्स, एल्काइल्स, और कार्बन के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि भाई सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो उनको सैचुरेटेड बोलेंगे, डबल है तो अनसैचुरेटेड। ठीक, अब देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड के बारे में, कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब एक तरह से नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हो, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। और अनसैचुरेटेड वो काफी रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। आप इनको काफी रिएक्टिव, अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इनके पास ना डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो मतलब कुछ नहीं था तो डबल लेयरिंग कर ली, है ना। अगर कुछ आ जाएगा तो उसके साथ जाके चिपक जाएगा, बट सिंगल लेयर में तो कोई स्पेस है ही नहीं ना, किसके साथ जाए, पहले ही फुल है। तो फिर मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है किसी और के साथ जुड़ने की, इसलिए रिएक्टिव है। सैचुरेटेड में कोई कैपेसिटी नहीं है किसी और के साथ जुड़ने की। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव या फिर नेग्लिजिबली रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, बहुत मतलब ना के बराबर ही रिएक्टिव होता है। स्पेलिंग पता नहीं यार, मेरा क्या ये दुश्मनी है स्पेलिंग से ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने इमेज देखी, अब हम आगे देखते हैं यार। एक इम्पॉर्टेंट है काम कि भाई आपका डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखना, आपको थोड़ा बहुत डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए यार। डॉट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले देखा था, बट अभी ढंग से देखते हैं, और क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको डॉट स्ट्रक्चर की थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं मिथेन का, CH4 मिथेन। देखो हमें क्या करना है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट करानी है बिना लेन देन करे, शेयरिंग करके। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले करे मैंने इसके, और CH4 हाइड्रोजन 4 है, तो चारों हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एक होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है ये, मान लो सर्कल से दिखाता हूं हाइड्रोजन की। तो क्या करेंगे, हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, हर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। देखो 2 वैलेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल पूरा करना है उसको, वैलेंस शेल उसका 2 करना होता है, उसने 2 कर लिया। और देखो कार्बन का भी पूरा हो गया, 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा कुछ अपना डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही आप, अब देखो डॉट स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखना है। मान लो कल को आपसे पूछ लिया, नाम से देखो क्या फायदा होगा, इथीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। आपको बस नाम पता है, मान लो इथीन के डॉट स्ट्रक्चर के बारे में
कुछ पूछ लिया, इथीन, अब आपको मिथ इथ पता है, इथ में 2 नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, ठीक है, और ईन है क्योंकि ईन इसका फॉर्मूला है CnH2n, तो कंपाउंड पूरा क्या बन जाएगा, C2H4, ठीक है, यहां तक पहुंच गए सर। अब क्योंकि आपको पता है कि यार ये वाले सैचुरेटेड है एल्केन्स, और ईन्स और आइंस अनसैचुरेटेड है, तो इतना तो आपको पता है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा 2 कार्बन के बीच में, ये भी पता चल गया हिंट हमें। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, उनके बीच डबल बॉन्ड होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर ये करेंगे, ये तो पक्का है। अब बचे हुए वैलेंस शेल बना लो, 2 उसने यहाँ दे दिए, 2 यहाँ हो गए, इसके भी 2 बीच में चले गए, 2 यहाँ हो गए। हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 और 4, ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मेरे ऊपर ना आए, बस मेरे ऊपर मत आ भाई, पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के ये हो गए, तो बस फिर मिल गए। अब देखो सबके कंप्लीट हुए कि नहीं, इसके देखो, इस कार्बन के देखो, 4 यहां पे मिल गए, 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट सर, 4 यहां पे और इसके भी 8, हर हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, तो सबके वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए। तो यही है, अब बस आपको इतना पता हो कि इथीन के नाम से ही आप बना सकते हो सब कुछ, क्योंकि डबल ये भी पता होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड है इनके बीच में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं और यहाँ बनाने लगोगे, कहोगे इतने हाइड्रोजन ही नहीं है सर, किसके साथ मिला है। तो इसलिए पिछली वाली टेबल की क्लैरिटी ढंग से होगी, इसको दोबारा देख लेना चला के एक बार वीडियो को, और इसकी क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ भी पूछ सकता है यार कंसेप्ट बेस, ठीक है भाई। तो ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। अब आगे देखते हैं हम, ये डॉट स्ट्रक्चर का हो गया, आगे देखते हैं तो कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में, और क्या है। देखो एक ये स्ट्रक्चर है, ये है आपका C6, देखो 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, गिन के देख लेंगे सीधा, ऐसे नाम ऐसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं स्ट्रक्चर देख के। अब अगर इस फॉर्मूले से देखें तो बताओ उसका नेमिंग क्या होगी। नेमिंग होगी सर देखो N, हमें फॉर्मूला पता है जो CN वाला है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 है, तो प्रीफिक्स क्या होगा इसका जो पहले आता है वो तो होगा हेक्स, है ना, 6 के लिए हेक्स होता है। और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका CnH, अब देखो N2 है तो 12 कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6n CN2n। CN2n किसका फॉर्मूला होता है, देखो पीछे जाके देखो, CN2n इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, तो नाम क्या आएगा, पीछे से एल्कीन्स ले लेंगे, आगे का तो प्रीफिक्स सबका सेम है, पीछे का एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पे डिपेंड करता है, तो हेक्स ईन। बट ऐसे ही नेम ड्राइव होते हैं, हर किसी के ऐसे नेम ड्राइव होते हैं, बट किसी किसी के कुछ स्पेशल नेम्स हो जाते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सर्कुलर है, इसीलिए इसे हेक्सीन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये स्पेशली इसका नाम है, क्यों, क्योंकि ये साइक्युलर स्ट्रक्चर में है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग है। बट हाँ नेमिंग ऐसे ही करते हैं किसी भी कंपाउंड की, अगर आपको नेमिंग आ जाए तो ये, इसीलिए पीछे वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आराम से देखना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर, एक नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या है कि बिल्कुल भी ऑफलाइन नहीं है, तो मैं आपको इतना भी आराम से नहीं समझा सकता, एग्जाम पास है, थोड़ा फास्ट ट्रैक सीरीज है, बट हाँ अगर आप 1-2 बार देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। लाइव में क्या है ना कि आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, तो मैं बता भी सकता हूँ, 1-2 बार देखो समझ आ जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। और क्या चीज़ है इसके बारे में कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइक्लोहेक्सेन में सारे देखो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, देखो ये इसके बारे में ध्यान रखना कि ये सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है। अगर नहीं भी ध्यान रख पाओ, क्वेश्चन आ जाए और आपको इसमें कमांड अच्छी है, आपको स्ट्रक्चर बनाने में कमांड अच्छी है जैसे बताया है, तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना लोगे। CnH2n से आपको पता चलेगा कि ये ईन है ना, बट ये स्पेशल है थोड़ा सा, इसीलिए इसमें ईन में डबल स्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि सर्कुलर बनता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, है ना, ये एक्सेप्शन है थोड़ा। अब एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास,
इसको हम बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6, है ना, 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है बेंजीन के बारे में, ये भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी बात ये भाई यहाँ पे ना ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, हर ऑल्टरनेट बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल है ना, ध्यान रखना। ऑल्टरनेट भी ध्यान मत रखो, बट ये रखना इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। पूछ सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले डबल बॉन्ड किस में होता है, इसमें होता है क्या, फिर इसमें होता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम एक चीज और के बारे में, पानी पी लो थोड़ा सा, पानी पी लेता हूँ भाई। पानी पी लो भाई, आप भी पानी पी लिया करो भाई, बोतल वगैरह साथ में रखा करो। अब एक चीज और है, क्या हम, एक कंसेप्ट है, एक चीज है आइसोमर्स, एक चीज है आइसोमर्स। अब आइसोमर्स ऐसा कंसेप्ट है कि भाई आपका कुछ चीजों का, कुछ कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने आइसोटोप्स पढ़े थे, आइसोबार्स पढ़े थे, है ना। अब वो भी मुझे बताना क्या है, देखो क्या है, आप मेरे से इंटरेक्ट करते रहोगे ना, मेरे को भी अच्छा लगता है, कमेंट्स में बता, जो मैं बोलता हूँ वो करते रहोगे, या फिर जो समझ आ रहा है, कैसी क्लास लग रही है, ये सब बात करते रहा करो कमेंट्स में। तो ये मुझे बताना कमेंट्स में आइसोटोप्स आइसोबार क्या है। देखो कुछ लोगों को ये चीज़ बच्चों वाली लगेगी, या फिर आप, क्योंकि आप लोग ना ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो 9th-10th में ऑलरेडी, बट यार यही एग्जाम में आनी है, और ना अगर आप इसको इतना लाइटली लोगे तो आप इन्हीं में गलती कर दोगे। तो चाहे बच्चों वाली हो चाहे कैसे भी हो, आपका काम है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो करो, अगर अच्छी तरह समझना है तो बताना आइसोटोप्स आइसोबार क्या होते हैं, और आइसोमर्स का मुझे एग्जाम्पल बताना कमेंट। सिंपल आइसोमर्स भी सेम केमिकल स्ट्रक्चर बट सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, होमोलोगस सीरीज। देखो यार ऐसा है कि हमने देखा, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत लंबे लंबे कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना। उनमें से कुछ हमने कैटेगराइज कर दिए, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब सिर्फ वही बनाते हैं क्या? नहीं, और भी बहुत सारी बनाते हैं, वो भी देखने पड़ेंगे हमें। जैसे कि ये भाई क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। क्या होता है, मान लो एक कंपाउंड है C2H6, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, नेमिंग बताओ इसका। N क्या है? 2 है, तो उसका मतलब 2 क्या होता है? इथ, है ना। और H क्या है? 6 है, तो 2 से 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2N, 2 3 है ना, तो मतलब CnH, 2N नहीं, C2 है 4 और +4, ये होगा +2, सॉरी, ठीक है, ये होगा इसका। और ये किसका होता है? ये अपने पहले वाले का होता है एल्केन्स का, तो मतलब एन, इथ एन, ये इसका नेम है, ठीक है। तो नेम की प्रैक्टिस मैं बहुत करा चुका हूँ, पता होनी चाहिए अब आपको। तो अगर ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ये हमने पढ़ चुका, बट जरूरी है क्या कार्बन और हाइड्रोजन की ही चेन बनेगी लंबी लंबी? हाँ, जरूरी तो यही है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की ही लंबी चेन बनती है। बट मैं अगर लंबी नहीं बनाना चाहता, हाइड्रोजन की जगह कुछ और ऐड करना चाहता हूँ चेन में, वो हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। लंबी चेन तो सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की ही बनती है, बट 1 या 2 एटम तो किसी के भी ऐड हो सकते हैं ना, 1 या 2 मॉलिक्यूल। तो यहीं पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर देखूं तो C2 और 6 हाइड्रोजन है, ये स्ट्रक्चर है भाई इसका, ठीक है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को मिटाकर कुछ और डालना चाहूं, मान लो OH डाल दिया,
तो ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH। तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही होंगे, कार्बन हाइड्रोजन प्लस थर्ड पार्टी भी आ जाती है कभी कभी, है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं इन्हीं कंपाउंड्स को बोलते हैं, ये ग्रुप ऐड हो गया देखो OH, तो OH का एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कोहल्स। तो ये हो गया एक एल्कोहल, मतलब टाइप ऑफ एल्कोहल है इथेनॉल। तो ऐसे ही इन ग्रुप्स की सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई ग्रुप आके ऐड हो जाए और उनके ना अलग अलग नेमिंग कर रखी है, कौन सा ग्रुप को क्या नाम देंगे, इन्हीं को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हटाया और OH आ गया, इस OH को बोलते हैं हेटेरो एटम। इसको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। जो हाइड्रोजन को हटा के ऐड हो गया एक एटम, उसको हेटेरो एटम बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये बात भी ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और कोई ग्रुप ऐड हो जाए, ऐसे ही कुछ ग्रुप्स है हमारे पास और उन्हीं ग्रुप की सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो देखते हैं वो क्या है। तो पहली है, इसको भी छोड़ते हैं, पहली है एल्कोहल, मतलब हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं OH लगा दूं, जैसे मैंने यहां पे करा, इसको मैं बोलूंगा एल्कोहल सीरीज, एल्कोहल ग्रुप्स। फिर एल्डिहाइड, अगर मैं एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक के, देखो सब में एक हाइड्रोजन हटा के ही करा हुआ है, और क्या डाल दूं, CHO डाल दूं, CHO मतलब, या फिर C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कर दो, C डबल बॉन्ड O, यहां पे H कर दो। ठीक है, ये डाल दो। एल्कोहल अगर बनाना है, एल्कोहल के ग्रुप में लाना है तो OH डाल दिया, H हटा गया। एल्डिहाइड के ग्रुप में लाना है तो ये डालना पड़ेगा। तो यहां पे यही करा ना, 2 हाइड्रोजन हटाने पड़े क्योंकि 3 चीज आ रही है, यहां पे एक ही आ रही थी। तो C डबल बॉन्ड OH ये। और कीटोन एक और ग्रुप है, वो लाना हो तो उसके लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड ये। देखो यहां पे ये डाला हुआ है, एक्स्ट्रा C आ गया, है ना। यहां पे डबल बॉन्ड OH डाला है, यहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो किसी को तो क्या डालूंगा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब COOH। तो फैमिली में ऐड करने के लिए हाइड्रोजन हटा के ये सब चीजें डालनी पड़ेंगी हर किसी के लिए। यहाँ पे CHO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, या C डबल OH, यहाँ पे OH। ये 4 ग्रुप होते हैं आपके मेनली, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हाइड्रोजन को हटाओ, इनकी फैमिली का मेंबर डालो, तभी ये ग्रुप में शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, अब कुछ चीज हटा के, हाइड्रोजन हटा के ग्रुप का डाल रहे हैं तो नाम भी इनका थोड़ा चेंज होगा, सेम तो नहीं बोलेंगे ना, तो नाम चेंज हो जाएगा। जैसे प्रॉप है, ये प्रॉप मतलब 3 कार्बन के साथ चल रहा है, स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा, पीछे का सफिक्स चेंज हो जाता है थोड़ा सा बस। देखो यहाँ पे अगर एल्कोहल है तो OL आ जाएगा, OL सफिक्स OL। यहां पे अगर एल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, AL। देखो AL आ गया, प्रोपेनल। कीटोन है तो ओन आ जाएगा, प्रोपेनॉन, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लग जाएगा पीछे, क्या, OIC, ओइक एसिड। तो ये ओइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो नेम का बट थोड़ा फंडा है, बट आप इसको आराम से देखना 1 2 3 4 बार जब भी आपका मन करे, पर इसको भूलना नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये भी एक ग्रुप है, एसिड एक टाइप के एसिड्स का ग्रुप है, ये वीक एसिड होते हैं, बस इसमें यही ध्यान रखना है, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज है, दोबारा इसको देखना आराम से, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंबशन। देखो कार्बन की एक ना प्रॉपर्टी है कि कार्बन कंबशन बहुत अच्छा होता है कार्बन के साथ। कंबशन मतलब बेसिक लैंग्वेज में बोलो तो आग लगना, उसको कंबशन बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज में ऑक्सीजन मिलके अगर आग लग जाए, हीट निकले, तो उसको कंबशन बोलते हैं। कार्बन है इसमें एक्सपर्ट हमारा भाई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलती है जहां, तो वहां हीट लगने के काफी अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए कार्बन में अच्छा खासा कंबशन होता है। जितने भी आपके क्या नाम है फ्यूल हैं उनमें ज़्यादातर सब में कार्बन है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, आपका सीएनजी वगैरह हो गया, एलपीजी हो गया, आपका जितने भी बहुत सारे फ्यूल, गैस, कोई भी गैस फ्यूल लगा लो, गैसियस फ्यूल लगा लो, है ना, आपका पेट्रोल, नेचुरल गैस हो गई, इन सब के अंदर कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कंबशन करते हैं क्योंकि ये। अब कंबशन के अंदर जब कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकलती है, ये ध्यान रखना, एज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, तभी पॉल्यूशन होता है, कंबशन होती है फ्यूल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं। कंबशन होती ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन होना नहीं हो सकता। कंबशन प्रोसेस मींस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, और कार्बन से जब वो मिलती है CO2 बनेगा ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज देखो इसके अंदर, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कंबशन करते हैं, तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो करते हैं क्लीन कंबशन। क्लीन मतलब पूरा कार्बन कंपाउंड जो है वो कंबशन होगा, जलेगा, क्लीन फ्लेम निकलेगी। क्लीन फ्लेम्स देते हैं, ब्लू फ्लेम्स। क्लीन फ्लेम्स का कलर होता है ब्लू, जो हम गैस वगैरह के अंदर देखते हैं, ब्लू फ्लेम्स देते हैं, अच्छी तरह आग जलती है और बहुत हीट होती है उसके अंदर। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, येलो फ्लेम निकलती है, येलो फ्लेम, स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक। इसका मतलब अनकंप्लीट कंबशन होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है काफी बार। मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन, बस इतना ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कैसा कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से येलो फ्लेम निकलती है। येलो फ्लेम जहां आपको दिख रही है मतलब वहां ढंग से कंबशन नहीं हो रहा, और उस फ्लेम के अंदर इतनी हीट नहीं होगी जितनी ब्लू फ्लेम के अंदर होगी। ठीक है, तो ब्लैक स्मोक भी निकलता है। तभी क्या होता है, इसके बहुत एप्लीकेशंस है कि आपके यूटेंसिल्स ब्लैक हो जाते हैं, है ना, इसमें यूटेंसिल्स ब्लैक हो जाते हैं, नीचे से बर्तन वगैरह, कढ़ाई वगैरह काली हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर हम सबकी घरों में कौन इतना ध्यान रखता है, जो वो गैस के छेद होते हैं वो क्या होता है, क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो अभी बताया कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उन होल्स में से ऑक्सीजन पास नहीं हो पा रही ढंग से, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही ढंग से, तो फिर फ्लेम भी येलो जलने लग जाती है। इन ड्यू टाइम फ्लेम भी येलो जलने लग जाती है, और येलो फ्लेम क्या करेगी, बेस ऑफ द यूटेंसिल ब्लैक कर देगी। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है सर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंबशन देख लिया। तो अगर सैचुरेटेड कंबशन भी हो रहा होता है और उसके अंदर भी हाइड्रोजन नहीं मिल रही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो गैस की फ्लेम जो है वो येलो होती है। तो वो क्या एग्जांपल है कि भाई वो फ्यूल तो सैचुरेटेड है ना, एलपीजी सैचुरेटेड फ्यूल, अच्छा खासा फ्यूल है, बट वहां भी येलो फ्लेम मिल रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। तो ये भी ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के सैचुरेटेड भी आपको येलो फ्लेम देने लगते हैं। सैचुरेटेड फ्यूल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन के, वो भी आपको येलो फ्लेम देने लगेंगे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब वो हमारे गैस वगैरह में यही होता है। तो इसलिए भाई क्या करा करो कि मम्मी को भी बताओ और खुद भी ध्यान रखा करो कि उन्हें साफ करवा लो, खुद कर लो, या तो ये छोटी छोटी चीजें खुद कर लो, गैस वाले पे कहाँ ही ले जाओगे। ठीक है, अब एक चीज और कि जो पेट्रोल है और कोल भी है हमारा, कोल भी तो एक फ्यूल है, वो भी कार्बन से ही बना है। पेट्रोल और कोल आपको पता होना चाहिए। जो पेट्रोल है वो कैसे बना, वो ऐसे बना कि जो हमारे फॉसिल्स हैं, मतलब जानवर हो गए या फिर रिमेन्स, फॉसिल के रिमेन्स, जितने भी एनिमल्स वगैरह के रिमेन्स, वो क्या हो गए, धरती में दब गए और ड्यू टाइम बहुत नीचे चलते चले गए, उनके ऊपर लेयर ऑफ सॉइल बनती चली गई, या फिर पत्थर से या फिर कैसे भी ड्यू टू प्रेशर वो बहुत नीचे चले गए। तो हीट और प्रेशर की प्रेजेंस के अंदर पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में। 1-2 साल का गेम नहीं है ना। तो पेट्रोल हमारे फॉसिल्स से बने हैं, सेम प्रोसेस है, बस कोल का सोर्स क्या है, आपके ट्रीज या प्लांट्स, फॉसिल्स नहीं है, ट्रीज प्लांट्स के रिमेन्स। ठीक है, तो पेट्रोल फॉसिल्स से, हमारे कंकाल हड्डियों से बचे हुए जानवरों की जो मर गए, और कोल किससे बना है, ट्रीज और प्लांट्स से। प्रोसेस सेम है, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर।
धरती में दबते चले गए। अब बात यह है कि कोल और पेट्रोलियम के अंदर ना आपका क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है, तो यही आपके जब जलते हैं, कंबशन होता है इन फ्यूल्स का, तो एज अ पॉल्यूटेंट बाहर निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स। पॉल्यूशन, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम से इसलिए पॉल्यूशन होता है क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और सल्फर भी है, जिससे हमारा पॉल्यूशन होता है। उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं और वो हमारे एयर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए उनको पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपने देखा होगा जो कोल है वो फ्लेम्स नहीं देता, थोड़े टाइम में ही फ्लेम्स देता है, थोड़े टाइम तक ही, उसके बाद शांत हो जाता है। बट उसमें आग बहुत होती है, फ्लेम जितनी होती है, ऐसा लग रहा है कि वो जल रहा है, बस फ्लेम नहीं है इसके अंदर। आग तो पर उतनी है, आप हाथ नहीं लगा सकते या फिर टच नहीं कर सकते, मतलब हीट तो उतनी ही है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लेम्स आर ओनली फॉर, नेक्स्ट पेज, फ्लेम्स ओनली फॉर gaseous substances, gaseous substance, ये सिर्फ गैशियस सब्सटेंस के लिए जलती हैं फ्लेम, सिर्फ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी हमने सोचा नहीं। जो भी गैशियस फ्यूल्स होते हैं उन्हीं से फ्लेम जलती है। अब जो पेट्रोल है, आपको सर पेट्रोल तो लिक्विड है, भाई पेट्रोल को आप रख के छोड़ दो, कितनी देर में पेट्रोल उड़ जाता है, तो बहुत ही जल्दी पेट्रोल गैस में कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसके अंदर फ्लेम जलती है, फ्लेम ऊपर जलती है। कभी पेट्रोल पूरे में आग थोड़ी लगती है, एक तरह से आप देखोगे तो पेट्रोल के सरफेस पे आग लग रही होती है, जैसे जैसे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उससे आग लग रही है। तो इसीलिए कोल में भी ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में तो वो इग्नाइट करेगा, फ्लेम्स आएंगी। क्यों फ्लेम्स स्टार्टिंग में? क्योंकि उसके ऊपर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस रहता है, जैसे कि जो गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, थोड़ा बहुत बचा होता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस रहता है ऊपर जो कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस थोड़ा बहुत फ्लेम देता है, वही सब्सटेंस। जैसे ही वो सब्सटेंस खत्म होता है, कंबशन उसका पूरा हो जाता है, तभी कोल में आग लग, कोल भी गर्म हो जाता है, बट कोल फ्लेम नहीं देता क्योंकि वो गैस नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, एक चीज और, जो कॉपर है, Cu, कॉपर को जला के देखो, कॉपर कैसी फ्लेम्स देता है? कॉपर ब्लू ग्रीन फ्लेम्स देता है, ब्लू ग्रीन फ्लेम्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। और जो हमारी वैक्स भी है ना, कैंडल की वैक्स, उसमें हमेशा येलो फ्लेम देखोगे आप, ब्लू बहुत ही कम होगी। तो वैक्स भी क्या करती है? इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ढंग से नहीं जलती, जिसकी वजह से येलो फ्लेम होती है, ठीक है। अब देखो, हम देखेंगे हमारे कुछ कंपाउंड्स हमने देखे, होमोलोगस सीरीज देखी। अब उसी होमोलोगस सीरीज में एक फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूं, C2H5OH, ये क्या है? OH लगा हुआ है पीछे, तो मतलब अल्कोहल की सीरीज है। तो इसको हम देखो, नाम तो वैसे ही देंगे, देखो नाम नॉमेनक्लेचर कैसे होगा उसका, सेम होता है नाम का, बस पीछे OL लग जाता है। यहां देखो N2 है और एक OH लगा पड़ा है, ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो N अगर 2 होता है तो क्या होता है स्टार्टिंग का? इथ, और पीछे OL है, इथेनॉल, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप देखोगे तो आराम से ध्यान आ जाएगा कि यार OH एक लगा पड़ा है, H को हटा के लगा पड़ा होगा, तो C2H6 होना चाहिए था ये। तो C2H6 क्या होता है? CnH2n और +2, ये पीछे ही बताया मैंने। तो ये होना चाहिए था इथेनल, नल की जगह हटा के और लगा दिया। कुछ नहीं है, बस इसके अंदर भी आइडेंटिफाई करो, बस पीछे की जो चेंज्ड ग्रुप है, ग्रुप का अटैचमेंट आइडेंटिफाई कर लो, सेम नाम बनाओ और पीछे ग्रुप का सफिक्स लगा दो। तो अब अल्कोहल के बारे में कुछ चीज हम देखते हैं
कि भाई अल्कोहल जो है वो आपका कुछ रिएक्शंस हैं अल्कोहल के ऊपर बेस्ड, उन रिएक्शंस को देखते हैं। अगर मैं अल्कोहल को किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा K2 इन ये या फिर ये क्या होते हैं कैटलिस्ट, अभी बताऊंगा। इसकी प्रेजेंस में मैं हीट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखो कैसे पता चला मुझे, COOH क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई अगर मेरे को अल्कोहल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस के अंदर मैं उसको हीट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और भी हम देखेंगे अल्कोहल की कुछ रिएक्शंस। अब ये क्या है आपका कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने बोला इनकी प्रेजेंस में ही हीट करोगे तभी ये मिलेगा। कैटलिस्ट इज समथिंग, कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, स्पीड इंक्रीज, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, मतलब विदाउट रिएक्ट, खुद रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ भी, बस रिएक्शन की स्पीड बूस्ट कर देता है। तो ये होता है कैटलिस्ट। तो बड़ी अच्छी चीज है ना, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा बट आपको हेल्प भी कर रहा है, वैसा हो गया कैटलिस्ट। ठीक है, तो और देखते हैं भाई हम क्या है। और ये चीज ध्यान रखना कि ये दोनों जो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो गए ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे। तो इन दोनों ने इसको ऑक्सीडाइज ही तो कर दिया, इथेनॉल को, मतलब O ऐड कर दिया, एक H हटा के यहाँ पे O ऐड कर दिया। देखो 2 O आ गए। तो मतलब इसको हम एक चीज और बोलेंगे, इस रिएक्शन को 2 चीज से डिस्क्राइब करेंगे हम कि भाई इस रिएक्शन में क्या हुआ, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, एक तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान है। दूसरा क्या ध्यान है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये है इस रिएक्शन के अंदर। अब पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक आध रिएक्शन के बारे में, कि भाई अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी हो तो किसकी प्रेजेंस में करनी होती है, कैटलिस्ट कौन सा यूज कर सकते हैं हम। दोनों तीनों कैटलिस्ट दे देगा, उनमें से एक ठीक होगा। तो इन दोनों में से कोई भी, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या फिर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, भाई इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हीट कर। ठीक है सर, आगे देखते हैं भाई। आगे ये है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, कि अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनाना हो तो आप क्या करोगे। मतलब आपके पास अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। अच्छा, ये मैंने शायद मेंशन करा या नहीं करा तो अब सुन लो। सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ये जो हमने इसमें देखा था, इसमें होता है डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड होता है, और इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इनमें होता है सिंगल बॉन्ड, है ना। सेम इनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज है, तभी तो इनको अलाइक उसके अंदर कैटेगराइज करा है। सारे एल्केन्स में सिंगल, सारे एल्काइंस में डबल, इसमें ट्रिपल। सैचुरेटेड उन्हें कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड उन्हें कहते हैं जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड वो जिनमें सिंगल को हटा के और भी कोई बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल।
अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड रिएक्टिव नहीं होते, वो भाई सेटिस्फाइड होते हैं अपना। सैचुरेटेड मतलब ही यही है, वो सेटिस्फाई हो चुका, आगे उसमें नहीं होगा कुछ भी। तो क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड में करना है, अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, मतलब एक नहीं, मतलब डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे, बट हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, ये फालतू का जो दो बॉन्ड मिला रखे हैं, दो बॉन्ड बनते ही कब है, जब आपके पास अटैच होने के लिए कोई बचा नहीं होता। तो एक हाइड्रोजन दे दिया आपने से, तो यहाँ से डबल हटा के एक हाइड्रोजन को और चिपका लेगा अपने साथ, तो सबके क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इसी चीज को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना। और हाइड्रोजिनेशन किस में काम आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बनाने में, क्योंकि उसमें हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल है तो दो हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है एक ही डालो, बट हाइड्रोजन ऐड करने को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजिनेशन किस में काम आता है, ये आता है कि भाई बाजार में आपका मिलता है ना वनस्पति घी, वनस्पति घी मिलता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजनेशन ही होता है उसमें, किसका, वेजिटेबल ऑयल का। ऑयल को जब हम वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो हाइड्रोजनेशन ही करते हैं। तो इसका मतलब वेजिटेबल ऑयल क्या हो गया आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, और वनस्पति घी क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन डालना, वनस्पति घी बन गया जो है आपका सैचुरेटेड। अब वनस्पति घी और देसी घी में क्या फर्क है, कुछ नहीं, वनस्पति घी आपका वेजिटेबल ऑयल से बनता है। मान लो कोई ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, इसको कन्वर्ट करते हैं घी में हाइड्रोजन ऐड करके। और आपका देसी घी क्या होता है, देसी घी वो होता है कि जो ऑयल नहीं होता, डायरेक्ट उसे दूध में से निकाल के ऑयल में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्ट घी बनाते हैं दूध से, उसे देसी घी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन का, वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, ये भी चीज़ हमें समझ आ गई। तो हम आगे देखते हैं। अब यार जो ये अब एक चीज़ और जो ना, इसको मिसकंसेप्शन भी बोलेंगे, बहुत टाइम तक चला ये, कि भाई ये कंसीडर करा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा था, घी, वनस्पति घी तो था सैचुरेटेड वाला। तो जो घी होते हैं हर तरीके के वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैट, या फिर जैसे कि बटर, जो बाजार में अमूल बटर मिलता है ना, वो अनसैचुरेटेड फैट है। तो बोला जाता था, अब भी काफी कंसीडर करा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनहेल्दी। क्यों बोला जाता है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड है, लॉन्ग चेन बनती है हाइड्रोकार्बन्स की, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, तो सिंगल बॉन्ड है तो लॉन्ग चेन बनेगी। इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, तो एक पे ही दो बॉन्ड चिपके हुए हैं, तो लॉन्ग चेन बन नहीं रही ज़्यादा, इसकी ज़्यादा लंबी चेन होती है। तो ब्रेक डाउन थोड़े लेट होते हैं, बॉडी में लेट टाइम तक रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो इसीलिए इसको अनहेल्दी माना जाता है। बुक्स में अभी तक ये लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई इसको अनहेल्दी माना जाता है। बट अब जो नई रिसर्चेज आ रही है, एनसीईआरटी चेंज भी होगी ज़रूर, उसमें ये क्लियर मेंशन्ड है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अनहेल्दी है। दोनों ही तरीके के फैट अनहेल्दी होंगे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाएंगे तो, और अगर मॉडरेट क्वांटिटी में लिए जाएं तो फिर दोनों ही तरह के फैट ठीक होते हैं। हालांकि सैचुरेटेड फैट या फिर घी को अच्छा भी बताया जाता है काफ़ी स्टडीज़ में। तो भाई घी खाओ, अच्छी तरह खाओ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। ज़्यादा तो भाई पानी भी खराब है, पानी पीते जाओगे तो मर जाओगे, पीते जाओ, है ना। तो ये चीज़ है, बट बुक्स के अंदर इसको अनहेल्दी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पे लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पेपर में है तो ये अनहेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपकी ना वेल्डिंग में, जो आप वेल्डिंग करते हैं, आप देखते हो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जो दो मेटल्स को वेल्डिंग करते हुए, उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें यूज़ होता है इथीन यूज़ होता है, C2H2, सॉरी, इथीन का यूज़ होता है वेल्डिंग में।
ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक कंपाउंड होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ 2022 में आया था शायद। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? इथेनॉल का। उसमें 50% इथेनॉल होता है, 50% इथेनॉल होता है। और क्या होता है? आयोडीन होता है, आयोडीन, क्योंकि टिंक्चर ऑफ आयोडीन ही तो है। आयोडीन कितना होता है इसमें? 2 से 3%। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और इसके अंदर 2% पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड होता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो किसका कंपाउंड है? इथेनॉल, इथेनॉल का कंपाउंड है। हमने बार बार बता रहा हूं मैं, ऑल लगा हुआ है पीछे, तो मतलब एल्कोहल ग्रुप का बंदा है ना। और इथेनॉल को कॉमन लैंग्वेज में एल्कोहल भी बोलते हैं। जब हम दारू पीते हैं ना अल्कोहल, वो इथेनॉल ही है मेरे भाई। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस में काम आता है? डिसइंफेक्शन में। डिसइंफेक्टेंट है एक तरह से। डिसइंफेक्टेंट मतलब आपके चोट लग गई, घाव हो गया, कोई वूंड हो गया, उसका साफ करना है तो उसके लिए यूज होता है। सर्जिकल प्रोसेसेस में चीज़ों को साफ करने के लिए यूज होता है, तो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को ही हम अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि यही अल्कोहल बनाने में यूज होता है। प्योर इथेनॉल नहीं डालते। अल्कोहल पीते हैं लोग, या फिर आप लोग कोई पीते होगे, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता भाई, नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी। और इथेनॉल जो दारू पीने के लिए बनती है, उसके अंदर प्योर इथेनॉल नहीं डलता, कुछ परसेंट ऑफ इथेनॉल है ना, या 5%, 7% डलता है उसके अंदर इथेनॉल। प्योर में तो डेथ हो जाएगी, बहुत हार्ड रहता है। क्या कह रहे हो कुछ लोग? सर हम पी लेंगे, हैं हम तो पी लेंगे सर, हमारा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई। तो ये होता है इथेनॉल अल्कोहल। दूसरी चीज है आपका मिथ। पहला कार्बन का C1, कार्बन N1 होता है, तो मिथ, फिर सेकंड इथ। तो इससे जो पहला है मिथेनॉल, मिथेनॉल है ना, इसका मतलब कार्बन 1 और ऑल मतलब अल्कोहल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, मैं कई बार अभी भी कई बार बताता हूँ, C2H5OH। ठीक है। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो देखो OH लगा पड़ा है, मतलब अल्कोहल है। और C1 है तभी तो मिथ है, C2 है तभी तो इथ है। तो वही सेम चीज फॉलो हो रही है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिथेनॉल जो होता है ना, वो वेरी हार्मफुल। अल्कोहल को तो हम पी सकते हैं कुछ परसेंट में, मिथेनॉल इज हार्मफुल, कैन कॉज डेथ। डेथ भी कॉज कर सकता है अगर आपने गलत क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया, ज्यादा या कम पी लिया, थोड़ा ज्यादा हल्का सा भी पी लिया तो डेथ कर सकता है। अब सर हम इसे पीते क्यों है? भाई मैं नहीं पीता इसे। अब क्या होता है कि काफी स्टेट्स में अल्कोहल बैंड है, तो वहां पे घर में कच्ची दारू बनती है, तो केमिकल फॉर्मुलेशन इतना अच्छा आता नहीं गांव के लोगों को, बट पीना है तो बनाते हैं। तो वहां पे अल्कोहल की जगह कभी कभी मिथेनॉल बन जाता है केमिकल फॉर्मुलेशन में। और आपने काफी न्यूज सुनी होगी, हूच केसेस सुने होंगे कि जिसके अंदर हूच में दारू बनाई और काफी लोग मर गए, डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स। तो ये वहां पे विलेजेस के अंदर ये बन जाता है गलती से। और इससे क्या हो सकता है? डेथ तो हो ही सकती है, और क्या हो सकता है इससे? नर्व ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, है ना, कि ऑप्टिकल नर्व पे इफेक्ट करता है, ऑप्टिकल नर्व पे इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये करता क्या है? अगर डीप इसके में जाके देखें तो ये करता क्या है हमारे बॉडी के सेल्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, क्या करता है? बॉडी के सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर लेता है, मतलब उस पर कब्जा कर लेता है, उसको काम नहीं करने देता ढंग से, तभी सेल की डेथ हो जाती है। और सेल की डेथ तो मतलब भाई फंक्शन खत्म हो जाएगा बॉडी का, पूरी बॉडी की, मतलब जहां से भी सेल डाई हो रहे हैं वो पूरा चीज फंक्शन करना बंद कर देगी। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है कोएगुलेट कर लेता है। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वैसे तो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम बायो पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्ट प्रोटोप्लाज्म होता है, बस।
ठीक है भाई। तो इसलिए मिथनॉल कभी भाई गाँव में कोई जाके कच्ची दारू वगैरह ये सब, भाई दारू तो पीनी ही नहीं चाहिए सीरियसली, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। बट कभी शौक के लिए भी गांव वगैरह में ऐसे ट्राई और मत करना प्लीज भाई, डोंट प्ले विद योर हेल्थ, है ना। और आप तो फोर्सेस में और जाने का सोच रहे हो, जाओगे यार, आप सोच कह रहे हो मतलब जाना है आपको फोर्सेस में। अब एक चीज और, इथेनॉल या फिर अल्कोहल के बारे में, है ना। इथेनॉल से ही तो अल्कोहल बनता है। तो इथेनॉल के बारे में एक चीज और कि ये एज फ्यूल भी यूज हो रहा है आजकल, और ये फ्यूचर फ्यूल यही है, काफी बड़े ब्रॉड बेस पे फ्यूल भी यूज हो सकता है। अब आपने सुना होगा E10 E20 फ्यूल, मतलब इथेनॉल ऐड कर रहे हैं आप पेट्रोल के अंदर 10% 20%, ये डिनोट करता है E10 E20। इथेनॉल है इसमें 10%, इथेनॉल है 20%। इंडिया का भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि क्या 2030 तक, पहले 25 तक करना था हमें E10, हमने 23-24 में E10 25 तक कर लिया। अब हम कर रहे हैं 2030 तक E20 या फिर E30 का टारगेट है, एज आई रिमेम्बर ऐसा कुछ टारगेट है 2030 तक। मतलब हम बहुत, देखो रिन्यूएबल एनर्जी में तो हम बहुत आगे चल रहे हैं सच में। इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट हमने कुछ चीज़ें जैसे कि हमारा स्पेस प्रोग्राम, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए सारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, वो भी आगे बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो उनमें से एक यही है कि E20 E30 हमें अचीव करना है, 30% ब्लेंडिंग ऑफ एल्कोहल इथेनॉल विद पेट्रोल 2030 तक। तो एज फ्यूल भी यूज होता है। और एज फ्यूल कहाँ से हम बनाते हैं इथेनॉल, बनता कहाँ से है हम लोग, और एग्रीकल्चर से ड्राइव करते हैं, ज़्यादातर शुगर केन से। यही तो होता है, शुगर केन को सड़ा कर, डिकम्पोज कर, तो जो बच जाता है बहुत टाइम तक सड़ा के रखते हैं, तो वही हमारा इथेनॉल बन जाता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं यार एक चीज कि इथेनॉल हो गया। अब एक है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है? CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। है तो इथ मतलब कार्बन 2, है ना। ओइक लग गया पीछे, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ना, COOH, ओइक, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इसलिए से इथेनोइक एसिड बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक लग जाता है पीछे, तो है चीजें सिंपल अगर ध्यान हो तो अब एक कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड से की भी कुछ रिएक्शंस है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ना 0 से भी काफी ऊपर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, तो मतलब कुछ 15-17 डिग्री सेल्सियस है ना, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो मतलब 0 से, बर्फ तो 0 पे पिघल जाती है, ये भाई साहब पिघलता ही नहीं है। 2 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 11-12 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये ज्यादातर फ्रीज ही रहता है, ज्यादातर ये फ्रीज ही रहता है। हल्का सा ठंडा एनवायरनमेंट हो तो ये आपका फ्रीज रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं कि फ्रीज रहता है। और हमें ये भी पता है, हमने पहले पिछली लेक्चर से पढ़ा था कि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वो इथेनोइक, उसके अंदर भी इथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड है क्या, इसके अंदर इथेनोइक एसिड है 2 से 3% एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है यार, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं और ये सब। अब एक नई चीज है आपकी एस्टर्स। एस्टर्स, व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट सब्सटेंस होते हैं, स्वीट स्मेल करते हैं, जिनको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं परफ्यूम्स के लिए और आपका फ्लेवर्स के लिए, फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये एस्टर्स भी बनते हैं, कैसे बनते हैं एस्टर्स? अगर हम अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा दें
इससे मिलके बनेगा आपका एस्टर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन स्पेलिंग ठीक है क्या मेरी? ठीक है, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। स्पेलिंग की तो सारी दिक्कत है भाई। तो अल्कोहल और इथेनोइक एसिड से मिलके एस्टर्स बन जाते हैं, इनको रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर्स बन जाते हैं। और एस्टर्स होते क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एस्टर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब एस्टर्स बन गए। अब इसी एस्टर के अंदर अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दूं NaOH, है ना, इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसी प्रोसेस, इससे क्या बनता है? सोप बनता है। इस रिएक्शन से क्या बनता है? सोप। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या देखा, ये ध्यान रखना कि भाई एस्टर्स क्या होते हैं, बनते कैसे? अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को मिलाने से एस्टर बनते हैं। और एस्टर्स के अंदर अगर हम वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो सोप बन जाता है। इसी को सपोनिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब आ गया सोप्स आ गए। देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। भाई सोप्स क्या होते हैं? कपड़े साफ करने के लिए काम आते हैं सोप्स। ठीक है, अब क्यों सोप की नीड पड़ती है? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा डर्ट होता है ना, इसको रिमूव करना है। डर्ट इज बेसिकली ऑयल की फॉर्म में होता है डर्ट, और ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, पानी से जा नहीं सकता। मोस्टली डर्ट ऑयल की फॉर्म में होता है, और ऑयल सिर्फ पानी से नहीं जाता। तो इसीलिए हमें कुछ और चीज चाहिए, तो हमने करा सोप्स का इन्वेंशन। सोप्स होते क्या है, पहले सोप्स के बारे में देखेंगे। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। सोप्स आर सोडियम, मतलब सोडियम या फिर पोटेशियम अटैच्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये होते हैं सोप। ऐसे सोप बनता है ना। लॉन्ग चेन होगी, थोड़ी लंबी चेन होगी, लंबा फॉर्मूला होगा, इन्हें कहलाते हैं सोप। अब सोप क्या करते हैं कि भाई आपके डर्ट को, सोप दिखता कैसे, सोप का मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं, सोप काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो होता क्या है कि सोप जब आप पानी में डालोगे, कपड़ों में डाल के पानी में सोप डालोगे, तो आप उसको हिलाओगे तो क्या बनेंगे? मिसल्स बनेंगे, झाग। तो जब वो मिसल्स बनते हैं तब आप समझ जाओ कि भाई सोप आपका काम कर रहा है। वो मिसल्स का मतलब है कि भाई सोप्स के मॉलिक्यूल डर्ट को पकड़ के बाहर खींच के ला रहे हैं। तो अब देखोगे वो झाग में के साथ साथ गंद भी बाहर आ रहा होता है, ब्लैक ब्लैक। अब डीप इनसाइड क्या हो रहा है सोप के मॉलिक्यूल में? सोप आपने डाला, मिसल्स झाग बनने लग गए, तो हो क्या रहा है? ये होता है भाई आपका सोप का मॉलिक्यूल। ऐसा होता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी फ्रंट, एक तो होती है फ्रंट हेड क्या होता है आपका? हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से इसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी से प्यार करता है तो पानी की तरफ भागता है। तो हाइड्रो वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब, फिलिक रूट वर्ड है लव का, हाइड्रो लवर है ना, पानी, वाटर लवर। आप लोग भी वाटर लवर बनो और पानी पिया करो। तो पानी की तरफ भागता है फ्रंट हेड तो। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब हेटर, डरता है उससे, पानी से डरता है। तो वो भागता है पानी से बाहर, वो पानी की तरफ नहीं रहना चाहता, किसी और की तरफ रहना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, पानी नहीं। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से वाटर सोप की क्या होता है, मान लो यहाँ क्या है, डर्ट है, यहाँ डर्ट है आपका, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो पानी की तरफ नहीं रहना चाहता, वो डर्ट से चिपकता है। और हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लवर है, वो पानी की तरफ भागता है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन बना लेते हैं ये, डर्ट को पकड़ के। हाइड्रोफिलिक टेल जो है, फोबिक टेल है, डर्ट को पकड़ती है, फिलिक बाहर भागता है वाटर की तरफ, तो डर्ट को उखाड़ के ले जाते हैं ऐसे। और जो तभी तो झाग डर्ट को बाहर उखाड़ के ले आते हैं डीप इनसाइड से।
ऐसे सोप वर्क करता है, सोप का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब और क्या पता होना चाहिए कि जो मिसल्स बनती हैं, जो झाग बनते हैं, ये एक तरह से क्या है, एक इमल्जन है। इमल्शन, इमल्शन क्या होता है, हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था, इमल्शन इज अ मिक्सचर। तो मिसल्स क्या है, जो झाग, इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन, ये पता होना चाहिए। इमल्शन, और इमल्शन क्या है, वो एक टाइप का मिक्सचर है। जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं, कैसे, कौन कौन से लिक्विड, मान लो जैसे मिल्क वगैरह, ये सब क्या है, इमल्शन। लिक्विड में सॉलिड मिलता है, लिक्विड लिक्विड का होता है, सॉरी इमल्शन है, लिक्विड लिक्विड का होता है। तो और क्या प्रॉपर्टी है कि भाई जो मिसल्स बनते हैं ना, झाग, ये क्या करते हैं, लाइट स्कैटर करते हैं, स्कैटर लाइट, है ना। तभी आपको ये कैसे दिखते हैं, शाइनी दिखेंगे और क्लाउडी, क्लाउडी दिखते हैं, क्योंकि ये लाइट स्कैटर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे सोप का काम आ गया। अब एक बात मुझे ये बताओ, डिटर्जेंट का क्या काम है। डिटर्जेंट का काम ये है, डिटर्जेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, नॉर्मल वाटर के अंदर तो सोप काम कर जाता है, बट जहां बात आती है ना हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर मतलब पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। जो हमारा टैप वाटर होता है वो ज़्यादातर हार्ड वाटर होता है, ज़मीन से नीचे से आ रहा है, तो उसके अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। उसमें सोप की ना टाइट है फिश, तो सोप का बस नहीं है भाई, उस पर सोप के बस की नहीं है ना, उसमें सोप के बस की नहीं है। सोप को बुलाना पड़ता है बड़े भाई को, डिटर्जेंट को। सोप उसमें फेल हो जाता है, बहुत अमाउंट ऑफ सोप यूज करना पड़ता है, तब जाके झाग बनेंगे। बट हमने फिर साइंटिस्ट ने उसका बड़ा भाई इन्वेंट करा, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट आर डिटर्जेंट सोडियम, सोडियम या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, अमोनियम, सोडियम या अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। ये सल्फोनिक एसिड के होते हैं या फिर ब्रोमाइड या क्लोराइड्स के होते हैं। चलो आगे यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, ये भी डिटर्जेंट होते हैं। या फिर क्या, और क्या हो सकते हैं, अमोनियम, है ना। दो तरीके से दोनों डिटर्जेंट कहलाते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन, ये डिटर्जेंट कहलाते हैं। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट्स जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन हो। ये बहुत डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस इन ऐसी स्टेटमेंट्स से गो थ्रू करते रहो। ऐसे स्ट्रेस मतलब यार ये याद कैसे करेंगे, ये तो याद ही नहीं हो रहा। गो थ्रू करते रहो, पेपर में इतना आसान आता है कि बस इतनी इंफॉर्मेशन से या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, आपको ना रटी रटाई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, आपको इतना आना चाहिए कि वो चीज आपको हाँ ये हो जाएगी, यार हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी जो यही है कि आपको एग्जाम सिलेबस के साथ साथ ना क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि आप एक लिमिटेड सिलेबस ही कवर कर सकते हो। आपको यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे ना, सिविल सर्विसेज की। तो इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट्स को रीड अगेन एंड अगेन, जिससे क्या है, रट नहीं रहे आप, बट पेपर में क्लिक होनी चाहिए बस, और इतना ईजी क्वेश्चन आएगा। तो ये डिटर्जेंट होता है, और डिटर्जेंट हार्ड वाटर के में काम कर जाता है, जिसके अंदर सोप काम नहीं कर सकता। ठीक है सर, अब ना आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें बोली हुई हैं, वो देख लेते हैं। क्या बोला हुआ है, ऐसा बोला हुआ है कि एजिटेशन, एजिटेशन मतलब जो हम कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोते हैं ना, वॉशिंग मशीन हो गई आज, तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, कपड़ों को घुमा रही होती है, फोर्स यूज कर रही है वॉशिंग मशीन भी। तो वो नेसेसरी क्यों है, वाई एजिटेशन? उसका एक सिंपल सा आंसर है, टू मेक सोप या डिटर्जेंट रीच, टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट रीच डीप डाउन
ऑफ क्लोथ्स, है ना, क्लोथ्स के डीप डाउन जाके सारा डर्ट निकालना है ना भाई हमें, तो क्योंकि डर्ट अंदर तक चला जाता है सोप क्लोथ्स वगैरह के, बाहर बाहर थोड़ी बैठा है। तो एजिटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स डीप डाउन ऑफ दी फाइबर चले जाते हैं, क्लोथ फाइबर, है ना, तो वहां से डर्ट को निकाल के लाते हैं। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है आपसे? और आपसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें आप बोली हुई हैं कि जो मिसल है, मिसल फॉर्मेशन हो रही है आपकी, मिसल फॉर्मेशन हो रही है, मिसल आपकी और किसी सॉल्यूशन में क्यों नहीं बनते, हम पानी में क्यों धोते हैं, अल्कोहल में क्यों नहीं बनते? आप अल्कोहल में मिसल बना के देखोगे तो क्यों नहीं बनते मिसल अल्कोहल में? तो देखो उसका एक रीज़न है, मिसल बनने के लिए पहली बात तो मिसल काम ही किस बेसिस पे करते हैं कि जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, एक हेड है और एक टेल है, तो ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रो मतलब ये पानी से डरती है और ये पानी को प्यार करता है, ये पानी को लव करता है। तो ये प्रॉपर्टीज वाटर के लिए है बस, अल्कोहल के लिए नहीं है। तो ये अल्कोहल में क्यों ही काम करेगा? इसी बेस पे तो काम करता है मॉलिक्यूल, ये इसका मॉलिक्यूल के भाई पानी से जो प्यार करता है वो पार्ट बाहर की तरफ है, जो हेट करता है वो डर्ट की तरफ चिपक रखा है, तो डर्ट को उठा के ले जाते हैं। बट अल्कोहल, ये अल्कोहल लवर तो नहीं है ना, हाइड्रो लवर है, तो इसलिए अल्कोहल में तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है सर। अब दूसरी बात ये कि और क्या है कि पोलैरिटी इतनी नहीं है अल्कोहल की, नॉट मच पोलर। अच्छा, हाइड्रोफोबिक और फिलिक तो हमने समझ लिया, बट और वो हाइड्रोफोबिक फिलिक बनता कैसे है, क्यों पानी के मॉलिक्यूल से प्यार कर रहा है? क्योंकि भाई क्या है ना, वाटर के अंदर भी आयंस होते हैं, ठीक है ना, H आयंस होंगे, OH आयंस होंगे, और ये आयन से अट्रैक्ट और रिपेल होता है, इसलिए फोबिक फिलिक बनता है। ऐसे नहीं पैदा होकर ऐसा आया था, है ना, क्योंकि ये आयोनिक एंड है। देखो ये आयंस होते हैं, तो आयंस आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो ये जो फ्रंट एंड होता है ये आयोनिक एंड होता है, ये चीज याद रखना। तो इसीलिए ये वाटर फिलिक है, प्यार करता है, नेगेटिव से अट्रैक्ट होता होगा। तो आयंस भी होने चाहिए, तभी तो हाइड्रोफोबिक और फिलिक बनेगा। अल्कोहल पोलर तो है, इसमें भी आयंस होते हैं, बहुत मिनिमम, इतने आयंस नहीं होते कि ये मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो इसलिए इट इज नॉट मच पोलर। तो क्या चीज है कि भाई इसके अंदर क्यों मिसल नहीं बनेगी? क्योंकि सोप मॉलिक्यूल अल्कोहल फोबिक या अल्कोहल फिलिक नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, और ये इतनी पोलैरिटी है नहीं सोप मॉलिक्यूल। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है।